नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते हम ये बेहद खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बाजार की बारीकियां आपको बताते हैं। आपके निवेश पोर्टफोलियो में किस तरह से आपको रणनीति बनाकर अब आगे चलना चाहिए, आपके निवेश को लेकर आने वाले वक्त में क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं। बारीकी से बाजार के दिग्गज और निवेश जगत के दिग्गजों से हम बातचीत करते हैं इस पहलू पर। और आज भी हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो न सिर्फ बाजार की नब्ज को समझते हैं बल्कि निवेशकों की नब्ज को भी समझते हैं और उसी के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। ये लेखक हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ये बाजार के जानकार हैं। बहुत सारे ऐसे रोल ये निभाते हैं जहां पर एक निवेशक को कई मायनों में फ़ायदा हो सकता है। मेरे साथ हैं आज जॉयदीप सेन। और जॉयदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आज अपनी वाणी हमारे दर्शकों के लिए काम की निवेश वाणी के तौर पे आप आज रखेंगे, तो धन्यवाद। पहला सवाल मेरे ख्याल से बाजार को लेकर ही पूछना चाहूँगी क्योंकि फिलहाल का दौर बाजार के लिए थोड़ा सा दिशाहीन दिखाई दे रहा है। अगला हफ्ता काफ़ी बड़ा रहने वाला है रेट कट्स के लिहाज से। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, जिसका हमें इंतज़ार होगा। लेकिन ओवरऑल इसको साइड में रखते हैं, इस पर विस्तार से आगे भी हम बात करेंगे। ओवरऑल भारतीय बाजार आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से? तिमाही नतीजे जस्ट अभी खत्म ही हुए हैं। हम अपने ग्राउंड्स पर डेटा के लिहाज से भी कहां पर आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी, धन्यवाद कविता जी और सबको नमस्कार। तो जैसे आपने कहा दिशाहीन, मैं कहूँगा ये दिशाहीन नहीं है, ये दिशा कैसी है? जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जो आंकड़े हम देखते हैं, जैसे पीई हो गया, प्राइस टू ईपीएस रेशियो, जैसे पीबी रेशियो हो गया यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जैसे हो गया मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। ये जो आंकड़े हैं, ये थोड़े प्रतिकूल है, यानी ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनियां हैं वो अपनी व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन उन व्यवसाय का, उन कंपनियों का जो डिस्काउंटिंग हम कहते हैं बाजार में, वो थोड़ा आगे चल पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी निवेशक को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन दर्शक निराश ना हो। आशा की बात यह है जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उनकी जो बढ़ोतरी है और इनकी जो मूलभूत बनावट है वो बरकरार है। इसका अर्थ ये है जो कंपनियां हैं, जिस कंपनियों में लोग निवेश करते हैं वो बरकरार है और उनकी जो ईपीएस बढ़ोतरी है वो बरकरार है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप कंपनी में निवेश करते हैं, उन कंपनियों की ईपीएस में बढ़ोतरी होती है और लंबे दौर में उसी का प्रतिफलन होता है शेयर प्राइस में, बाजार में। तो लोग ये ध्यान में रखें। तो ये जो है प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति माह कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट आते रहेंगे, उसको हम देखते रहेंगे, उसका वार्तालाप करते रहेंगे। लेकिन लोग उनके लिए ज़्यादा विचलित ना हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है किसमें? निवेश में। और निवेश की अवधि क्या है? वो 1 दिन या 1 हफ्ता नहीं है, वो 1 महीना भी नहीं है, वो कई साल तक होना चाहिए। और कई सालों के लिए देखिए, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है और इसकी जो बढ़ोतरी है, सारे विश्व में जो हमारी बढ़ोतरी की गति है वो सबसे अधिक है, वो सर्वोच्च है। 7%, 7.5% जो भी होगा, ये विश्व में सबसे अधिक है। और दर्शक ये ध्यान में रखें। तो जैसे आपने कहा कि किस मोड़ पे, किस हालात में आप हम मौजूदा है, वो थोड़ा नाजुक है। वो इसलिए कि करेक्शन हो सकता है। करेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, होगा तो कितना होगा, वो किसी को नहीं पता। ये कभी भी हो सकता है, कितने भी हो सकती है। लेकिन ये लोगों को मान के चलना है कि थोड़ा-सा करेक्शन जो है 10%, 20%, कभी-कभी 30% भी हो सकता है। इट इज़ पार फॉर द कोर्स। इसको ध्यान में रखते हुए कि लोगों को बढ़ना चाहिए। जस्ट टू गिव अ कोट, वॉरेन बफे ने कहा था कि कोई भी निवेशक जो 30% करेक्शन सहन नहीं कर सकता है, उनको बाजार में नहीं होने चाहिए। तो आप ये ध्यान में रख के चलिए, हमारी मूलभूत जो अर्थव्यवस्था है वो बरकरार है, बस इतना ही काफ़ी है। तो जॉयदीप जी, हमारे जो दर्शक हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक भी हैं और वो म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश करते हैं। अब आगे के ट्रिगर्स अगर मुझे समझने हो बाजार को लेकर, तो आप क्या ट्रिगर्स पहचान पा रहे हैं ग्लोबली? क्या हम ये कह सकते हैं, और एक जो रेट कट का बड़े लंबे समय से हमें इंतजार था और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब फैक्टर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगले हफ्ते अहम बैठक भी है यूएस की तरफ से, जहां पर उम्मीद तो यही की जा रही है और उम्मीद काफ़ी हाई पर भी है। मैं ये बता दूं कि कुछ नहीं तो कम से कम 25 बीपीएस तो कट होना ही तय है। तो ये एक अहम ट्रिगर होगा। इसके साथ साथ आप और क्या बाजार के लिए ट्रिगर्स पहचान पा रहे हैं? पहले इसलिए बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ब्याज दर, पहले दर्शक को ये बताते हैं कि ब्याज दर होता क्या है।
ब्याज दर होता है कि कोई भी व्यवसाय के लिए जो भी इनपुट्स होते हैं उनमें एक अहम इनपुट है पैसा, यानी कि कॉस्ट यानी प्रोडक्शन जो होती है उनके उनमें निवेश करना पड़ता है जो एंटरप्रेन्योर है उनको, और ये पैसा का जो भाव है वही है ब्याज दर। तो कोई भी मार्केट के लिए जैसे इक्विटी मार्केट हो गया, अगर ब्याज दर कम होती है, जो एंटरप्रेन्योर है उनको पैसा कम भाव में मिल रहा है, उनके लिए अच्छा है। और अगर पैसा का भाव कम हो गया यानी ब्याज दर कम हो गया, तो निवेशक को भी कम ब्याज में पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा है इसका प्रतिफलन कई जगह दिखता है, मार्केट में दिखता है, मार्केट के लिए अच्छा है। और जैसे बॉन्ड बाजार हो गया, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर ब्याज दर कम होता है तो बॉन्ड बॉन्ड का भाव बढ़ता है। इसलिए दुनिया भर में, विश्व भर में लोग चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो। अब देखते हैं कि ये ब्याज दर कितनी है। जैसे हमारे यहाँ रिपो रेट है वो है 6.5%। यूएस में क्या है, अभी उनका रेट है, एक रेंज है 5.25% टू 5.5%। और ये जो रेंज है, ये रेंज में काफ़ी समय से है, और जैसे आपने कहा कि अभी समय आ चुका है, इसकी कटौती होने वाली है, मतलब उम्मीद है। तो क्या है कि अगले 18 सितंबर यानी अगले बुधवार हमारे समय से, हमारे रात को 11:30 बजे समय है, और बाजार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 100% चांसेस है कि ऐसा आपने कहा कि कम से कम 25 बिप्स रेट कट होगी। तो इसका हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए इम्प्लीकेशन क्या है। अब विश्व भर में देखिए कि कई सारे सेंट्रल बैंक ये रेट कट जो है, रेट कट के सिलसिला शुरू कर चुके हैं। जैसे ईसीबी हो गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वो अब तक 2 बार कट कर चुकी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड वो कट कर चुकी है। कई सारे देश, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, कई सारे देश, और चाइना तो वैसे भी कट कर रही है काफी समय से। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बाजार है, जो हमारे आरबीआई है, वो ये निर्णय लेते हैं, जो हमारी मुद्रास्फीति है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से। लेकिन विश्व में क्या हो रहा है, उसका प्रतिफलन या उसका इन्फ्लुएंस यहाँ भी होता है। तो काफी लोग कर चुके हैं, और अगले हफ्ते जैसे जैसे यूएस फेड, इनका मानते हैं कि जो बाजार का जो बड़े भाई हैं वो भी अगर कट करते हैं तो इसका प्रतिफलन होगा हमारे बाजार में। और आरबीआई का जो अगले बैठक है वो है 9 अक्टूबर को। तो ये आशा है कि जैसे हमारी मुद्रास्फीति भी कम हो रही है, जैसे कल ये आंकड़ा आया था 3.65%, यूएस ने रेट कट किया, इसका प्रतिफलन भी होगा, और हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए ये अच्छी बात होगी। ऑलराइट, चलिए, तो इम्पैक्ट भी हमने समझ लिया है, लेकिन देखिए, 2 तरह के या 3 तरह के निवेशक होते हैं जो छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं, मध्यम और लंबी अवधि के लिए करते हैं। आपकी अवधि जो भी हो निवेश की, लेकिन बाजार के ट्रिगर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नहीं कि शायद आप अपनी रणनीति में बदलाव करें, बल्कि इसीलिए ताकि आपको पहचान रहे बाजार की, फेमिलियरिटी रहे, और आपको पता हो कि बाजार किस ट्रिगर पे कैसे मूव होता है। रणनीति के लिहाज से मुझे अब ये समझना है आपसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक ट्रेडर ही है, पोजिशनल या मीडियम टर्म के लिए किसी ने प्रवेश करना है, इन तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए तो किस सेक्टर्स में रुझान बनाया जा सकता है। बाजार बहुत ही न्यूज़ स्पेसिफिक चल रहा है, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, लेकिन जो भी ट्रिगर्स है वो बहुत लंबे समय तक हम बाजार में टिकता हुआ नहीं देख रहे हैं। बाजार में कभी खरीदारी कारोबारी अंत में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कभी शुरुआत बहुत गैप अप से हो रही है, लेकिन एक मोमेंटम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हमने ब्याज दरों का एक ट्रिगर जो चर्चा की हमने, इसको ध्यान में रखते हुए किसी को अगर पोजिशनली किसी सेक्टर में कोई रणनीति बनानी हो, तो आपको कौन कौन से सेक्टर्स को डायरेक्ट फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें फायदा होगा, लेकिन साथ ही हमारा इंतजार हमारे ब्याज दर घटने का भी है, और कहीं ना कहीं एक एक एक, एक मैदान तैयार हो जाएगा जहां पे आरबीआई भी अब सोचेगा कि हमें भी ब्याज दरें घटानी चाहिए, लेकिन वो कितनी होंगी वो आकलन करके आप ही बताएंगे। और साथ ही इस ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको लगता है कि पोजिशनली खरीदारी की जा सकती है या क्षेत्र को डायरेक्ट फायदा होगा। जी, तो इसके 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि वैसे जो ब्याज दर है इसका प्रतिफलन कई सेक्टर्स में होती है, लेकिन खास करके जो हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, यानी जैसे बैंकिंग हो गया, यानी एनबीएफसी हो गया, उनके लिए ब्याज दर के महत्व बहुत होती है। कुछ हद तक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, या जहाँ जो सेक्टर में लोग लोन लेके वो सेक्टर में खरीदारी करते हैं, उन सेक्टर्स में इसकी अहमियत ज़्यादा होती है। जैसे आपने कहा पोजीशन, उसके एक उदाहरण लेते हैं। 18 सितंबर को, अगले हफ्ते बुधवार हमारे समय के हिसाब से रात को, यानी कि गुरुवार सुबह इसके प्रतिफलन होगी हमारे बाजार में। अगर ये जो रेट कट है ये सिर्फ 25 बिप्स ही होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, इन द सेंस कि 25 बिप्स का जो कट है वो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। तो इसमें मार्केट ये देखेंगे कि कट कितनी है, 25 बिप्स है या 50 बिप्स है।
ये अगर सिर्फ 25 बिप्स है जो आगे की गाइडेंस है, लोग ये देखेंगे। तो गाइडेंस मतलब क्या होता है कि हर एक दूसरे यूएस फेड के मीटिंग में एक वो आंकड़ा आता है, हम लोग कहते हैं डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट यानी उनके हिसाब से आगे चल के उनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ब्याज दर की वो कितनी है। तो ये जो गाइडेंस है आगे के लिए, अगर वो अनुकूल है तो मार्केट के लिए अच्छा है। तो अगर ये गाइडेंस बुधवार रात को अच्छी आती है तो गुरुवार सुबह हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर ये गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं होती है तो हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। तो बाजार का ये हाल अभी, जैसे आपने कहा कि कोई मोमेंटम नहीं बन रहे, क्योंकि अभी मोमेंटम बनाने वाले कुछ है ही नहीं। जो भी थे वेरिएबल मोमेंटम बनाने लायक, वो ऑलरेडी प्ले आउट कर चुकी है, तभी मोमेंटम है नहीं। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आपको आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ही खेलना है। और ये ट्रिगर्स जो कई सारे ये रोज ही आते हैं, रोज ही आते रहेंगे। आपको बाजार को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करना है। और मेरा मानना यह है कि ट्रेडिंग और निवेश दोनों संपूर्ण अलग अलग है। ट्रेडिंग आवर टू आवर भी नहीं, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड होती है। और निवेश जो जैसे मैंने कहा कि कम अवधि के लिए, मीडियम मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, जो लंबी और मीडियम अवधि के लिए लोग निवेश करते हैं वही असली निवेश है। और ट्रेडिंग जो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, उसकी जो मानसिकता है वो संपूर्ण अलग होती है। और उनको, उसके लिए आपको जो मिनट टू मिनट ट्रिगर्स आते हैं, आपको उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और अभी काफी सारे ऐसे ट्रिगर्स आते ही रहेंगे हर रोज। ऑलराइट, लेकिन अब चलिए हमारे भारतीय क्षेत्रों की ओर हम बात करते हैं, जहां पर वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा आपको चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, या आपको लगता है कि रीजनेबल प्राइसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एफआईआईज की कहीं ना कहीं हम खरीदारी अब वापस आती हुई देख रहे हैं, एटलीस्ट पिछले कुछ सेशंस की अगर हम बात करें तो जब भी इनकी खरीदारी आती है तो रुझान लार्ज कैप्स की ओर ज़्यादा होता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी अभी क्या और भी लेग रूम है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर तेज़ी की भी और गुंजाइश है, या फिलहाल लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों के लिहाज से अगर हम देखें तो वक्त हो गया है कि आपका रुझान थोड़ा सा लार्ज कैप्स की ओर ज़्यादा रहे, खास तौर से क्योंकि एक रेट कट सिनेरियो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मेरा मानना ये है, वैल्यूएशन के हिसाब से जो स्ट्रेच है सभी में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ये जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप कॉशियस रहना चाहते हैं तो लार्ज कैप, जैसे आपने कहा रुझान, ये रुझान लार्ज कैप की तरफ ही होने चाहिए। तो लेग रूम है वैसे, देखिए मिड कैप या स्मॉल कैप में लेग रूम ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो लेग रूम कब तक रहेगी वो किसी को नहीं पता। तो अगर आप वो प्ले करना चाहते हैं कि जब तक मिड कैप या स्मॉल कैप में लेग रूम है, हम प्ले करते रहेंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉशियस बनना है तो आपको लार्ज कैप में ही जाना है, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना सिलसिला, ये सिलसिला कब ब्रेक होगा वो किसी को नहीं पता। और इसको ऐसे देखिए कि ये जो सिलसिला है वो कैसे चल रही है। एक तो है कि जैसा मैंने कहा कि जो हमारे कंपनियां हैं उनकी व्यवसाय है, वो ईपीएस है, ईपीएस ग्रोथ है, वो सब बरकरार है। दूसरी बात यह है कि रोज हमारे बाजार में नए निवेशक प्रवेश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है हमारी बाजार के लिए, बाजार के विकास के लिए वो अच्छी बात है। लेकिन कभी ये सिलसिला टूट गया, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। गए साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी मार्च 31 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुई, इसमें हर महीना 30 लाख डिमैट अकाउंट ओपन हुए। उसके बाद अभी जैसे जून जुलाई हो गया, हर महीना एवरेज 40 लाख डिमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। वो अच्छी बात है, नए निवेशक आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि इसमें एक जोखिम भी है, इन अ सेंस कभी ये सिलसिला टूट गया, जो नए निवेशक आ रहे हैं, मान लेते हैं कि एफआईआईज लार्ज कैप खरीद रहे हैं और नए निवेशक मिड कैप या स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, कभी ये सिलसिला टूट गया तो वो एक जोखिम है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये करेक्शन कभी भी आ सकता है। इसीलिए मेरी राय ये होगी कि अगर आप निवेशक हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं, निवेशक हैं, तो रुझान लार्ज कैप की तरफ ही होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हैं, देखा यह जा रहा है कि उनका निवेश भी लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड्स की ओर ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसआईपीज लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हर महीने पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें से लेकिन नया पैसा कितना आ रहा है, और जितना भी पैसा आ रहा है वो हम सेफ हैवन या थोड़े सेफर कैटेगरीज में जाता हुआ देख रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं निवेशकों को भी लग रहा है कि जोखिम अब ज़्यादा बढ़ रहा है बाजार में? अगर ये लग रहा है तो ये अच्छी बात है। और जो ये जो नया पैसा है, इसमें दो आंकड़े हैं। एक ये है कि हर महीना एसआईपी की बुक कितनी है, 20-24,000 करोड़ जो हर महीना आ रही है। लेकिन क्या ये जो आंकड़ा है 23-24 हज़ार करोड़ एक महीने का, वो ग्रॉस है। और जो नेट पैसा है, मतलब रिडेम्पशंस भी होते रहते हैं, एसआईपी कैंसिलेशंस भी होते रहते हैं, तो इसका नेट जो है, इसका आंकड़ा है करीब करीब 30%, यानी कि
जो 23-24 हज़ार करोड़ हर महीना आ रही है, उसका करीब 30% ही नेट पैसा इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रही है। और आप अगर आपका कॉशियस होना है, 2 तरीका है। एक ये है कि बुक सम प्रॉफिट्स, यानी कि आप कुछ प्रॉफिट बुक करके थोड़ी देर के लिए मार्केट से हट जाए। उससे अच्छा तरीका ये है कि आप मार्केट में लगे रहिए, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो बरकरार है। आप थोड़ा-सा कॉशियस हो जाए। जैसे आपने कहा कि जैसे जो अगस्त में जो पैसे आए म्यूचुअल फंड में, वो ज़्यादा किसमें आए? लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और बैफ फंड, यानी कि लोग थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हालात में थोड़ा-सा कॉशियस प्ले करना अच्छी बात है। तो मेरी तो ये माननी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट लेकिन देखिए, जैसे ही आपने कहा कि डीमैट अकाउंट लगातार बढ़ रहे हैं, वो बात सही है कि बाजार की एक चाल अगर एक तरह एक दिशा में चलती है, तो ये टिपिकल बुल रन का एक इन्वेस्टर माइंडसेट है जो हम होता हुआ देख रहे हैं। बाजार में थोड़ी सी भी गिरावट आ गई और थोड़ी सी कंसिस्टेंट गिरावट आ गई, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा निवेशकों में भी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नए तरह के निवेशक हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें स्टिकीनेस है? कोविड के बाद से खासतौर से जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, लगातार डीमैट अकाउंट्स हो, एसआईपी नंबर्स हो, वो बढ़ रहे हैं। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि बाजार में उतार चढ़ाव नहीं देखा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बाजार में एक जोरदार गिरावट का दौर हमने नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर रहा है। तो क्या इस तरह के इन्वेस्टर्स में, जो कि नए तरह के इन्वेस्टर्स हैं, ये बरकरार रहेंगे, ये सस्टेन होंगे? क्या ऐसा कहा जा सकता है, या आपको लगता है कि ये एक बुल रन की टिपिकल रिएक्शन है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो कि काफ़ी प्रेडिक्टेड भी है? गिरावट अगर गहरा गई बाजार में, तो ये सब जाते हुए भी दिखाई देंगे हमें शेयर मार्केट से, ऐसा भी हो सकता है? जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। तो क्या है कि लोगों की मैच्योरिटी जो है, वो पहले से अच्छा है। उसका एक उदाहरण भी है। जिस दिन हमारे इलेक्शन की रिजल्ट आ रहे थे और बाजार गिर रही थी, उस दिन बाजार में परचेसेस हुई थी। तो ये जो है, लोग ये समझ गए कि इलेक्शन रिजल्ट के आते हुए ये बाजार में जो गिरावट है, ये खरीदने की मौका है। लोग भागे नहीं, लोग ने खरीदा। तो ये एक मैच्योरिटी की उदाहरण है। तो जो लोग कोविड के बाद आए हैं, हाँ, अगर मार्केट में गिरावट आती है और लंबी गिरावट, गहरा गिरावट आती है, तो थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, थोड़े लोग भाग जाएँगे। कितने लोग जाएँगे वो तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन ये, हाँ, ये बात है कि पहले से थोड़ी-सी मेच्योरिटी लोगों में आ रही है। उसका कारण भी है, उसका ये कारण ही है कि आज के दिन क्या है, इंटरनेट है, गूगल है, इतने सारे लोग सलाह दे रहे हैं। तो ये जो सलाह का जो स्प्रेड है, वो पहले से बढ़ गई है। तो कई सारे लोग, ना कि सिर्फ़ बॉम्बे, दिल्ली में, हमारे देश के कोने-कोने में इंटरनेट फैल गई है, वो ये देख रहे हैं, और इसके चलते मैच्योरिटी बढ़ गई है। तो यस, गिरावट आती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन पहले से हालत अच्छी है। चलिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अपने जागरूकता पर काम करना चाहिए, अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। अब आने वाले वक्त में पोर्टफोलियो के लेवल पर अगर हमें कुछ टैक्टिकली कहीं पर पोजीशन बनानी हो, तो वो कहाँ बनाई जा सकती है? क्या वो बात सही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन क्या ब्याजदरों को ध्यान में रखते हुए मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में क्या रख सकती हूँ? अगर रख सकती हूँ, तो किस तरह के बाजार में आपको जो है, किस तरह की इकोनॉमी में आपको अपना रुझान दिखाना चाहिए, और इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे लेना चाहिए? जी, ये भी बहुत अच्छे सवाल है। तो मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र जो है, अगर आपको रखना है, तो वो कम ही रखना है। क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वो विश्व में सर्वोच्च है। दुनिया में आप कोई भी देश देख लीजिए, ग्रोथ रेट हमसे कम है। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफ़िकेशन अच्छी बात है। तो दुनिया में कहीं भी आप एक्सपोज़र लीजिए। तो ऐसे कई सारे फंड्स हैं जो अलग-अलग देशों में निवेश करते हैं। कुछ फंड ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ यूएस में निवेश करते हैं। कुछ फंड्स हैं जो एशिया, चाइना हो गया, अलग-अलग देशों में निवेश करते हैं। तो आप थोड़े-थोड़े करके आपके पोर्टफ़ोलियो का मान लीजिए 10, 15 या बहुत ज़्यादा हो गया तो 20% इंटरनेशनल बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप निवेश कैसे करें? तो इसमें एक थोड़ा-सा ये समझने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो एक लिमिट है, वो लिमिट करीब-करीब हिट हो चुकी है। तो पहले जो लिमिट्स आए थे, एक लिमिट है $7 बिलियन और एक लिमिट है $1 बिलियन। $7 बिलियन क्या है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री वाइड, यानी कि कोई एक म्यूचुअल फंड के लिए नहीं, इंडस्ट्री वाइड वो लिमिट जो है वो हिट हो चुकी है। और $1 बिलियन है ईटीएफ के लिए। ये लिमिट हिट हो चुकी है। इसके चलते भी कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड फ्रेश पैसा एक्सेप्ट कर रही है। वो कैसे कर रही हैं? अगर रिडेम्पशन आती है, जैसे मान लीजिए आपका फंड साइज़ इतना है, 100 है, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, 5 का रिडेम्पशन आ गया,
तो ये जो 5 का रिडेम्पशन आ गया, ये 5 के रिडेम्पशन के सामने वो म्यूचुअल फंड अपने इंटरनेशनल फंड फिर से ओपन कर सकते हैं और ये 5 लाख फ्रेश पैसा, फ्रेश सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड है जो पैसा ले रहे हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड जैसे यूएस है, चाइना है, अलग-अलग देशों में निवेश करते हैं ऐसे फंड्स हैं। और एक दूसरा भी तरीका है, हम कहते हैं एलआरएस, एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। वो क्या है? आप सालाना $250,000 विदेश में भेज सकते हैं। वो किसी के लिए भी हो, आप एजुकेशन के लिए हो, घूमने के लिए हो या निवेश के लिए हो। तो म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो एलआरएस के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। और ये एलआरएस के तहत $250,000 ने करीब-करीब 2 करोड़ या 2 पॉइंट समथिंग करोड़ पर फाइनेंशियल आप बाहर भेज सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसके भी तरीके होते हैं, जैसे हमारी ये गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद के पास, यहाँ पे कुछ-कुछ फॉरेन स्टॉक्स लिस्टेड है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। या कुछ ऐसे ब्रोकिंग फर्म्स हैं, आप जहाँ अकाउंट खोल के, जिनका इंडिया में ब्रांचेज़ हैं, वो विदेश में बाहर निवेश कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली बाहर के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, जस्ट टू रिआइटरेट, आपके पोर्टफोलियो के 10 या 15% ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो बढ़ोतरी का गतिवेग है, वो दुनिया में सबसे अधिक है। चलिए, मेरे ख्याल से अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और ऐसे में निवेशकों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में रीवैम्प और रीशफलिंग की रणनीति ज़रूर अपनाएं। तो कहाँ पर से मुनाफा बांध लेना चाहिए और कहाँ एलोकेट कर लेना चाहिए? तो आई विल रिएटेट जो हमने पहले डिस्कस किया। पहली बात तो ये है कि जो आपके पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की जो गठन है, बनावट है, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बाजार का लेवल ये है। उसके गठन होने चाहिए जो आपकी लक्ष्य है, निवेश के जो लक्ष्य है, निवेश के जो अवधि है और आगे आप कितने जोखिम ले सकते हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये कहने के बाद ये देखिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्मॉल कैप है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। ज़्यादा मिड कैप है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनियाँ खराब हैं। कुछ-कुछ स्मॉल कैप है जो आगे चल के मिड कैप बनती है, लार्ज कैप बनती है। लेकिन क्या ये जो बाज़ार का दौर है वो आगे चल चुकी है? इसीलिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े फ्लेक्सी कैप या थोड़े बैफ फंड, ये थोड़ा कॉशियस फंड्स होते हैं। तो आप थोड़ा-सा ये पोर्टफोलियो के कॉशियस बना लीजिए, तो आपके लिए आगे चल के मध्यम अवधि में या लंबे अवधि में आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बाज़ार की तमाम बारीकियाँ दर्शकों को समझाई, उन्हें बताया कि कैसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में भले ही वो किसी भी तरह से निवेश कर रहे हों, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना कितना ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और शिरकत की आज हमारे शो में। धन्यवाद। और निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी आपसे बाजार के जानकार के साथ। और उस बीच अगर आप हमसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो लगातार आप करते रहें। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।